हेलो जी, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक अनोदर वैल्यूएबल वीडियो के अंदर आप सबके सामने हैं। आज हम करेंगे डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को हम जो है वो सिर्फ बुक्स करके नहीं छोड़ेंगे, बल्कि 2-3 क्लासेस देंगे ओनली ऑन डेमोक्रेसी के टॉपिक के ऊपर। आपके एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर डेमोक्रेसी को पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर अलग से निकाल दिया गया है और 5 से 6 नंबर का जो कंटेंट है आपका सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लर्नर जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस आता है, टीचिंग का वो एग्जाम है आपका, चाहे वो आपका पीटेट, पंजाब टेट अभी आएगा, या एचटेट, या फिर रीट, या फिर डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम, सबके लिए ये वीडियो इक्वल बेनिफिशियरी होगी। जरूर से देखिएगा। इवन अगर यूजीसी नेट की भी आप तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो, ये एमसीक्यूज आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी। आज हम करेंगे 30 से 35 पीवाईक्यू डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आए हुए लोकतंत्र वाले यानी कि डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से। जी हाँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो मेरे सामने ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है वो सबको रटा हुआ है, वो मैंने काट दिया है, उड़ा दिया है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। ये है बच्चों कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसका शब्द का अर्थ क्या है। तो सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी जो क्या है वो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में, और डेमोक्रेसी का मतलब है डेमोस और क्रेसिया, ये दो वर्ड से निकला है जिसका अर्थ है आपका लोगों का शासन। तो एक्चुअल में जब हम पॉलिटिकल साइंस की कोई टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, कोई वर्ड पढ़ते हैं, तो हमने एक ही बात रट ली है कि क्या लेटिन भाषा के इस शब्द से निकला है। जी, कोई वर्ड आ जाए हम उस पर टिक कर देते हैं लेटिन भाषा का शब्द, है ना। लेकिन यहाँ पे एक झोल है। एक्चुअल में डेमोक्रेसी वर्ड लेटिन भाषा का वर्ड नहीं बल्कि ग्रीक भाषा का वर्ड है। जी हाँ, ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ है डेमोस और क्रेशिया। ठीक है, यानी कि लोगों का शासन। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया। डेमोस और क्रेसिया यानी कि लोगों का शासन, ग्रीक भाषा का ये शब्द है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है। और ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है, देख लीजिए, इतना इजी सा। तो क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा रूल ऑफ पीपल, यानी कि हमारा जनता का शासन। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही हम चलते हैं फटाक से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल क्या है, ये पीवाईक्यू है एचटेट का भी, और एचटेट के अंदर भी क्वेश्चन इसके अंदर आ चुका है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि रखा मिला था यूं का यूं। तो एक्चुअल में ये जो परिभाषा है बच्चों, ये अब्राहम लिंकन की है, जो कि हमारे क्या थे, राष्ट्रपति थे। किसके? अमेरिका के, यूएस के राष्ट्रपति थे। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक गेटिसबर्ग भाषण हुआ है, गेटिसबर्ग भाषण, जो कि अपने आप में बहुत फेमस हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसी गेटिसबर्ग भाषण में उन्होंने ये कोट कहा था कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, है ना, और बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार है। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ये परिभाषा तो जरूर पता होगी। ठीक है, और ये 1863 का भाषण है। जी हाँ, ये प्लेस और ये ईयर और ये आपको बंदा तीनों याद रखने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर गृह युद्ध, ठीक है, उत्तर वर्सेस दक्षिण के राज्यों में, नॉर्थ, ठीक है, वर्सेस साउथ। और हम अगर बात करें तो गुलामी प्रथा का अंत, ये सारी जो बातें हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के समय में ही हुई हैं। ठीक है जी, तो हमने इतना देख लिया इस क्वेश्चन से। अभी हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। अगर आपने डेमोक्रेसी के ऊपर हमारी इंपोर्टेंट बुक्स की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने हर एक बुक जो क्या है वो आपके लिए ली है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है डेमोक्रेसी के ऊपर। जो किताब लिखी गई है और किताब जो जरूरी है, आपको नंबर देके जाएगा वो सवाल। ठीक है, तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया के अंदर
इस टाइम जो क्या है वो स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अंश बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात करें तो एथेंस और यूनान का शास्त्रीय लोकतंत्र, ठीक है, जिसके अंदर आपके स्पा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के टाइम में जो हमारा लोकतंत्र होता था, जो शासन प्रणाली होती थी, वो होती थी डायरेक्ट। लेकिन आज जो क्या है, हम नेशन स्टेट के अंदर हैं, राष्ट्र राज्यों के अंदर हैं, जहां पे मास पॉपुलेशन है, वहां पे डेमोक्रेसी का डायरेक्ट टाइप काम नहीं कर सकता। इसलिए आज दुनिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर खड़ी है। लेकिन दुनिया का इकलौता ऐसा देश स्विट्जरलैंड, जिसके अंदर आज भी बच्चों कुछ जो क्या है वो मात्रा में हमको अंश देखने को मिलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। और मैं आपको बता दूं, 26 कैंटन, जैसे अपने यहाँ इकाइयां होती हैं स्टेट यानी कि राज्य होते हैं, वैसे ही हमारा स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसी 26 कैंटन है जिसके अंदर आज भी क्या है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रथाओं की पालना होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रथाएं कौन सी, यानी कि टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे आपका रिकॉल, रेफरेंडम, आपका प्लेबिसाइड, इनिशिएटिव, जिनके ऊपर भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। और इसके साथ साथ वहाँ की जो नगर पंचायतें हैं और जो वहाँ का संघीय ढांचा है, वहाँ भी इन सारे टूल्स का प्रयोग किया जाता है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है जी, और ये भी आपका एक पीवाईक्यू है। देखिए, आपका पीवाईक्यू है DSSB के एग्जाम में आया हुआ, यानी कि नौकरी का एग्जाम। ठीक है, आगे बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। प्रतिनिधि लोकतंत्र में शासन किसके द्वारा चलाया जाता है, तो नो डाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर शासन हमारा चलता है हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और जेम्स मिल ने कहा था कि आज के टाइम पे लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप, जिसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहेंगे, सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे, शासन चलाएंगे। कैसे, जैसे भारत के अंदर आप लोकसभा के इलेक्शन देख लो, राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शन देख लो, या लोकल लेवल पर यानी कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे पंचायतों के इलेक्शन देख लो, सब में क्या है, हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि जो हमारी समस्याओं को आगे जाके संसद में, विधानसभाओं में उठाते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, और ये भी था एक आपका अगेन बहुत ही आसान सा पीवाईक्यू। इसके बाद हम बात करेंगे लोकप्रिय संप्रभुता यानी कि पॉपुलर सोवरेंटी के बारे में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या जनता की सर्वोच्चता। तो लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिनके अंदर आपका माई बाप जनता हो, यानी कि जनता की सर्वोच्चता, पावर ऑफ पीपल जहां पे होगा, वहां हम कह देंगे कि यहाँ तो क्या है, पॉपुलर सोवरेंटी यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता का निवास। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे। देखिए, संसद की सर्वोच्चता तो हमारी कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध कथन भी है कि ब्रिटेन की संसद पुरुष को महिला बनाने के स्थान पर बाकी कुछ भी कर सकती है, यानी कि वहां की संसद बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए जी, न्यायपालिका की शक्ति, जुडिशरी सबसे ज्यादा आपकी पावरफुल है पूरी वर्ल्ड के अंदर, USA के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर वहां की न्यायपालिका बहुत स्वतंत्र है। और वहां का कथन भी है अमेरिका के संबंध में कि संविधान वही है अमेरिका के अंदर जो न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए सेना का शासन, ये तो अधिनायकवादी जो क्या शासन व्यवस्थाओं की पहचान है। तो जनता का शासन क्या हो गया, पॉपुलर सोवरेंटी या लोकप्रिय संप्रभुता। अब इससे हम 2-3 फैक्ट कर लेते हैं। देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जनक, ठीक है, हम कहें तो किसको मानते हैं, जीन जैक्स रूसो यानी कि जे रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्रत्यक्ष, आधुनिक समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सबसे बड़ी पैरवी किसने की थी, जीन जैक्स रूसो ने, यानी कि जे रूसो ने। और रूसो का एक प्रसिद्ध कथन भी है कि ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो 5 साल के अंदर एक बार आजाद होते हैं, वो भी कब, जब वोट देने का समय आता है तब। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये आपका लोकप्रिय संप्रभुता थे से हमने इतने वर्ड को देख लिया है। रूसो, और रूसो को क्या मानते हैं आपका, या क्या बोले, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक। ठीक है जी, चलिए इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो कि अगेन बात करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, देखिए जी, राज्य की उत्पत्ति की बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसके अंदर सबसे प्रसिद्ध हमारी जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो दो हैं। एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो आगे जाके भी कई विचारकों के लिए बेस बनी, अपने विचारों को देने में। जॉन रॉल्स उनमें से एक है। और इसके बाद दूसरी हमारी थ्योरी है इवोल्यूशनरी या विकासवादी सिद्धांत, जो चार्ल्स डार्विन की विकासवादी थ्योरी से प्रभावित है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, इसके तीन हमारे पास क्या है, विचारक हैं, होब्स, लोक और रूसो। इन तीनों विचारकों को हम मिलकर क्या बोलेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, होब्स, लोक और रूसो। तो इन तीनों विचारकों ने कहा था कि भैया, राज्य किसी भी तथास्तु देवी देवता का फल नहीं है, राज्य व्यक्तियों ने बनाया है आपस में मिलके अपने जीवन को सुरक्षा पूर्वक, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सुविधा पूर्वक बनाने के लिए, यानी कि राज्य देवीय सत्ता का किसी बल प्रयोग का परिणाम नहीं है। ठीक है जी। और पहला विचारक था होब्स, फिर लोक, फिर रूसो, तीनों सीक्वेंस में है, तीनों साथ ही चलते हैं, साथ ही इनको हम पढ़ते हैं। तो बुक्स देख लेते हैं इन तीनों विचारकों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होब्स की बुक है लेवियाथन, लेवियाथन। हमारी लोक की बुक है टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट, यानी कि टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट। रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता। इन तीनों बुक को आप जरूर से याद कर लीजिए, ये बुक ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। विचारक कौन कौन है, होब्स, लोक और रूसो। एंड की इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, पी, रूसो। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से। क्वेश्चन कहता है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रमुख विचारक कौन है, तो आंसर हो जाएंगे होब्स, लोक और रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का होब्स, लोक और रूसो, यानी कि ए और बी सी तीनों, ए बी सी तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। मार्क्स इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, आगे बढ़िएगा। विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र यानी कि डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का प्रमुख आधार क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है ये विचार विमर्शी लोकतंत्र या डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी की कई टाइप हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपका सबस्टांटिव, आपका ड्यूरल यानी कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, आपका तत्वात्मक लोकतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने देख लिए हैं। वैसे ही लोकतंत्र के और नए आधुनिक रूप भी हैं, जैसे वैश्विक लोकतंत्र जिसकी बात थॉमस पोगे ने की, डेविड हेल्ट ने की। और ऐसा ही एक हमारा है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर जितना ज्यादा लोगों का क्या होगा, विचार होंगे, विमर्श होंगे, डिबेट, डिस्कशन होंगे, उससे क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, चर्चाएं होंगी, विरोध होगा। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बात करती है मोर एंड मोर पीपल एंगेजमेंट की। ठीक है, यानी कि लोग जो क्या है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं, भाग लें, भागीदारी की बात करता है विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र। और इसका प्रमुख आधार क्या है, बहस, यानी कि हमारा डिबेट और डिस्कशन। ठीक है, और अगर मैं आपको बता दूं डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी के बहुत ही जो क्या है तीन चार मुख्य नाम। एक तो हमारा एलटी होब्स हाउस, ठीक है, एक हमारा जो क्या है वो हैबरमास, और एक हमारा जोसेफ, आपका जोसेफ शुम्पीटर, और आपका कैरोल पेटमैन। ये क्या है, ये आपका आइरिस मेरियम यंग। ये कौन से हैं, ये सारे वो विचारक हैं जो विचार विमर्शात्मक लोकतंत्र को और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन से। इतना ही। बहुलवाद का संबंध किससे है, तो बहुलवाद यानी कि पॉलीआर्की या प्लूरलिज्म का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अनेक समूहों का शासन। देखिए, मल्टीपल ग्रुप एंड इंटरेस्ट। जब हमने सोवर्टी पढ़ी, प्रभुसत्ता पढ़ी, तो प्रभुसत्ता के दो सिद्धांत हैं। एक तो प्रभुसत्ता की एकलवादी छवि, या हम उसको बोलेंगे आपका क्या कहें, ओस्टनवादी, जो क्या है प्रभुसत्ता का विचार, जिसके अंदर संप्रभु यानी कि मालिक यानी कि हेड एक ही होगा। ठीक है, दूसरा है सोवरेंटी का हमारा क्या, प्लूरिज्म, यानी कि अनेकवादी थ्योरी, जिसके अंदर प्रभुसत्ता
बटी हो सकती है कई समाज के ग्रुपों के बीच में, समूहों के बीच में, और उसी से निकल के आया है प्लूरिज्म। ये प्रभुसत्ता का, सोवरेंटी का एक प्रकार है। और आज के टाइम पे हम देखें तो ये सच्चाई भी है, क्योंकि अकेला स्टेट या राज्य के हाथ में आज पावर नहीं है, बल्कि बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर आ गई हैं आज राज्य को जो क्या है वो चुनौती देने। जैसे हमारे नॉन स्टेट एक्टर के अंदर आपका सिविल सोसाइटी हो गया, आपका एनजीओ हो गए, आपके नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, गैर राज्यकर्ता, ठीक है। तो इसका मतलब बहुलवाद का संबंध है अनेक समूह व हित से, यानी कि एक्चुअल में जो निर्णय लिए जाते हैं राजनीति के अंदर राज्य के द्वारा, वो बहुत सारे समूहों की बदौलत लिए जाते हैं, उसमें किसी एक का जो क्या है वो नियंत्रण अब नहीं चलता, ठीक है। रॉबर्ट ढाल की अगर हम बात करें, रॉबर्ट ढाल की अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें रॉबर्ट ढाल के साथ जोसेफ शुम्पीटर की, शुम्पीटर, तो ये क्या है आपके बहुलवाद के सबसे बड़े समर्थक, ठीक है। इसके बाद हम चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, अभिजात्य सिद्धांत या एलीट थ्योरी के अनुसार सत्ता किसके पास रहती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम रुकेंगे और समझेंगे कि माजरा क्या है। देखिए, अभिजात्य सिद्धांत, एलीट थ्योरी, इसको कई बार हम हिंदी के अंदर अभिजन सिद्धांत भी बोल देते हैं। अभिजन सिद्धांत या एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का एक सिद्धांत है। एक्चुअल में ये हकीकत आपको बताता है, जमीनी हकीकत से रूबरू करवाता है। देखिए, डेमोक्रेसी की एलीट थ्योरी या अभिजनवादी सिद्धांत ये कहता है लर्नर कि एक्चुअल में लोगों को दिखाने के लिए तो लोकतंत्र जनता का शासन है, लोगों का शासन है, और जनता उसके अंदर माई बाप है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम देखें पर्दे के पीछे से, तो लोकतंत्र के अंदर भी जो भी सारे डिसीजन लिए जाते हैं इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े, सरकार चलती है, सत्ता और पावर केवल कुछ ही लोगों के हाथों में होती है, और वो होता है कुछ इने गिने लोगों का छोटा सा समूह, और उसी समूह को हम बोलेंगे एलीट क्लास। समझ गए आप, एलीट क्लास जो अपने आप को क्या मानते हैं, बड़ा। और एलीट क्लास ही डेमोक्रेसी के अंदर असली पावर का यूज करती है। ये थ्योरी बात करती है, ये कहती है हमारी एलीट थ्योरी, यानी कि अभिजन सिद्धांत, यानी कि हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर। सत्ता वास्तव में जनता के हाथ में नहीं, जनता बेचारी भोली भाली है, वोट देके और जो क्या उसका काम खत्म, और फिर जो क्या है कुछ ऊपर बैठे यानी कि अफसरशाही, या हम कहें तो अभिजन या एलीट क्लास उस पावर का यूज करती है और जनता को वैसे ही चलाती है, मासिस को वैसे ही चलाती है, गाइड करती है जैसा वो एलीट क्लास जो क्या है वो सोचती है। तो ये है आपकी अभिजन सिद्धांत या एलीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, और अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर हम बात करें या फिर टेट एग्जाम में बात करें पॉलिटिकल साइंस के, तो यहाँ से अच्छे लेवल के डीप क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या है, अभिजात्य सिद्धांत के अनुसार सत्ता किसके पास होती है, तो इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तभी आप बता दोगे एलीट क्लास अभिजन वर्ग के हाथ में, यानी कि ऐसा ऊपरी वर्ग या ऐसी एक क्लास जो आम जनता से परे हैं, जिनको शासन की, प्रशासन की और सरकार को चलाने की समझ है, ठीक है जी। और एक बार हम बुक देख लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। एलीट थ्योरी की बात तो हमने कर ली, कुछ इसके समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, या फिर एलीट थ्योरी के सबसे बड़े विचारक हैं। देखिए, एक तो है हमारा गितानो मोस्का, गितानो मोस्का, एक है हमारा रॉबर्ट मिशेल्स, रॉबर्ट मिशेल्स, ठीक है। और एक है हमारा कार्ल मनहीम, कार्ल मैनहाइम, और एक हो गया हमारा बच्चों सी राइट मिल्स। इन नामों को आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिए, सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स। ये चारों कौन है, ये चारों हैं हमारे एलीट थ्योरी के सबसे बड़े विचारक। उसमें से मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट मिशेल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कंसेप्ट है, वो क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, यानी कि अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत। बहुत फेमस है, अनगिनत बार एग्जाम में आ चुका है रॉबर्ट मिशेल्स का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की,
गार्की, यानी कि अल्पतंत्र का लौह सिद्धांत। इसका मतलब ये है बच्चों कि जनता कितनी ही कोशिश कर ले, एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में होती है हमेशा, चाहे वो शासन का कोई भी रूप क्यों ना हो। और लोकतंत्र भी इससे अछूता नहीं है। ठीक है, उसके बाद सी राइट मिल्स हो गए, गितानो मोस्का हो गए, ये भी वो विचारक हैं जिन्होंने एल्यूट थ्योरी के ऊपर बहुत ही उम्दा काम किया है। मोस्का की किताब है द रूलिंग क्लास, लिख लीजिए, द रूलिंग क्लास। ठीक है, और रॉबर्ट मिसेल्स की इंपॉर्टेंट बुक्स है पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। इसी बुक में इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का जो क्या सिद्धांत दिया है। फिर उसके साथ हम बात करें द रूलिंग क्लास, द रूलिंग क्लास बुक है सी राइट मिल्स की, द रूलिंग क्लास, सी राइट मिल्स की इंपॉर्टेंट ये किताब है। ठीक है, नहीं एक मिनट, सी राइट मिल्स की किताब है, सी राइट मिल्स की किताब है द पावर एलिट, द पावर एलिट, इसको चेंज कीजिएगा, मैं लिख देती हूं, सी राइट मिल्स की किताब है द पावर एलिट, द पावर एलिट किसकी बुक है? सी राइट मिल्स। ठीक है जी, तो इतना हमने इस क्वेश्चन से देख लिया है, बहुत कुछ आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा एलिट थ्योरी को लेके। और एलिट थ्योरी के ऊपर मैं अलग से डिटेल में एक शॉर्ट वीडियो आज या कल में इस चैनल पे जरूर डालूंगी, क्योंकि ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो मैं आपको बता दूं ब्रिटेन से ये चल के आई है, और जो क्या है पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया है। देखिए ब्रिटेन से एक रूल चल के आया जिसको बोलेंगे कानून का शासन। वो अलग बात है कि खुद ब्रिटेन जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, कानून में समानता की बात करता है, उसी ने दुनिया के 2/3 हिस्से को गुलाम बनाए रखा। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर। ठीक है, तो देखिए कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे जुड़ी है, तो बेझिझक आंख बंद करके एवी डाइसी, एवी डाइसी एक बहुत बड़े विधिवेता रही हैं ब्रिटेन के, और उन्होंने ब्रिटेन के अंदर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का कंसेप्ट दिया। अभी है क्या, सुनो, देखिए इसके अंदर 3 बातें मैं आपको बताऊंगी जो रूल ऑफ लॉ का बेस है या आधार है। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उसका कोई पद हो, कोई ओहदा हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का पीएम हो या पीएन, पहली बात। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को जब तक दंड नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कोई कानून का उल्लंघन न किया हो, कानून का उल्लंघन न किया हो तब तक उसको दंड नहीं दिया जाएगा, बिना कानून के उल्लंघन के, यानी कि बिना अपराध के सजा नहीं मिलेगी। तीसरा, कानून के समक्ष समानता, कानून के, अभी तो आप लोग मेरी हैंडराइटिंग के आदी हो गए होंगे, क्या करूं ऐसी ही है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। एक बात बताओ, जब पूरे भारत के अंदर अंगूठा छाप जो है वो सीएम बन सकता है और एमपी एमएलए बन सकते हैं, तो क्या मैं थोड़ी सी पुअर हैंडराइटिंग के साथ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकती? बन सकती हूँ बिल्कुल, और मैं हूँ, और हूँ। ठीक है, देखिए कानून के समक्ष समानता, तो ये 3 है हमारे मूलभूत सिद्धांत रूल ऑफ लॉ के। लगे हाथ एवी डाइसी की बुक और लिख लीजिए आप, जिसमें इन्होंने क्या दिया, जिसमें इन्होंने दिया आपका रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल, और बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द, इंट्रोडक्शन to the study of the constitution, introduction to the study of the constitution, और इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बुक है 1885 की। ठीक है, 1885 की, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बुक है एवी डाइसी की, 1885 की बुक है। इस किताब के अंदर उन्होंने दिया है कानून का शासन। ठीक है जी, जो कि भारत के अंदर भी बहुत बड़ा जो क्या रोल अदा करता है लोकतंत्र की मजबूती में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने इतना डिटेल में देख लिया है। अभी अपन आगे चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी, जॉन डीवी।
ठीक है। देखिए अगर आप टेट एग्जाम के स्टूडेंट हो तो जॉन डीवी तो आपने जरूर सुना होगा कहीं कहीं। एक्चुअल में जॉन डीवी एक शिक्षा शास्त्री भी थे। और जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, 30 नंबर की एस्टेट के दौरान, और हर टेट एग्जाम में साइकोलॉजी आती होगी जरूर, तो साइकोलॉजी के अंदर हम एक किसको क्या बोले, जॉन डीवी को पढ़ते हैं। जॉन डीवी की जो एक बुक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये भी कहती है कि बच्चा क्या करे, करके सीखे, करके सीखे, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग की इन्होंने बात की। क्या? लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने की विधि को सबसे बेस्ट बताया है जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी जो क्या एक शिक्षा शास्त्री भी है, और जॉन डीवी ने बताया कि लोकतंत्र ना सिर्फ एक क्या है शासन प्रणाली है, बल्कि वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का एक तरीका है। ठीक है, जॉन डीवी की एक बुक है हमारी, सी-टेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2018 के अंदर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ठीक है, अगर आप ये पीवाईक्यू सीरीज मेरी फॉलो करते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, यानी कि क्वेश्चन का बैंक आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल विल, सामान्य इच्छा की अवधारणा किसकी है? तो बेझिझक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर रूसो की। ठीक है, जर्नल विल, तो आंसर तो आप लोगों ने देख लिया कि रूसो की है। अब ये है क्या, इस पे बात करेंगे। देखिए, रूसो जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक अंतिम विचारक है, और रूसो ने क्या किया, रूसो बहुत ही डाइवर्सिव थिंकर है, और रूसो ने बहुत सारी जो क्या है वो अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात की। एक ही विचारक है, इसने आपका असमानता के ऊपर भी बात की, इसने जो क्या है पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर भी बात की, इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दे दी, इसने अमाइल इमाइल जो बुक है शिक्षा के ऊपर भी बात कर ली। तो मतलब बहुत ही ज्यादा क्या कहेंगे, डाइवर्सिव थिंकर है रूसो। और रूसो का एक कंसेप्ट है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, यानी कि जर्नल विल का सिद्धांत। ये है क्या, सुनो ध्यान से। पहले तो अगर हम बात करें रियल विल, रियल विल प्लस रियल विल इज इक्वल टू क्या, जर्नल विल। यानी कि जब सभी व्यक्तियों की क्या मिल जाएगी, रियल विल मिल जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, आदर्श इच्छा जब मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी, जर्नल विल, सामान्य इच्छा। और ये सामान्य इच्छा ही क्या करेगी, राज करेगी। जैसे रूसो का लेविया, जैसे आपका होब्स का लेवियाथन राज करता है, और हमारा क्या कहें लोक का व्यक्ति राज करता है, इंडिविजुअल राज करता है, वैसे ही हमारे जो क्या है वो रूसो का जर्नल विल, सामान्य इच्छा पूरे समाज के ऊपर राज करती है। यानी कि अगर आप समझ रहे हो तो अभी आ जाओ 2 मिनट और। एक व्यक्ति के अंदर 2 तरीके की इच्छाएं होती हैं, 2 तरीके की इच्छाएं होती हैं एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है, एक को हम बोलेंगे क्या, तात्विक इच्छा, ठीक है, और दूसरे को हम बोलेंगे तात्विक इच्छा के साथ वास्तविक इच्छा। ये हिंदी की टर्म है जी, वास्तविक इच्छा। ठीक है, यानी कि एक को हम बोलेंगे रियल विल, ठीक है, और एक को बोलेंगे एक्चुअल विल, एक्चुअल विल। देखिए, जो एक आदमी की स्वार्थपूर्वक इच्छा होती है, जिसमें खुद को आगे लेके जाना जाता है, समाज जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, यानी कि एक व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं होती हैं सिर्फ उसके लिए। ठीक है, जो क्या कहें जिसके अंदर सेल्फिशनेस होती है, और जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, उसको नाम दिया है रूसो ने तात्विक इच्छा। ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये नेगेटिव है सोसाइटी को लेके। दूसरा है वास्तविक इच्छा, यानी कि रियल विल। हर व्यक्ति कभी ना कभी अपनी जो क्या है वो तात्विक इच्छा से ऊपर उठ के समाज के बारे में कुछ सोचता है, ऐसी इच्छा जो दूसरों के हित से जुड़ी हो, उसी को क्या नाम दिया है रूसो ने, नाम दिया है वास्तविक इच्छा या रियल विल। तो जब सब लोगों की अच्छी अच्छी इच्छाएं मिल जाएंगी, यानी कि वास्तविक इच्छा मिल जाएंगी, रियल विल मिल जाएंगी, तो एक जर्नल विल पैदा होगी, जो क्या होगी, पूरे समाज की इच्छा, पूरे समाज की इच्छा। यानी कि इच्छा का मतलब क्या कहें पॉलिटिकल साइंस के अंदर, सहमति। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होगा, शासन, और वही क्या होगा, रूसो का क्या होगा, सामाजिक समझौता चलाने वाला राज्य। ठीक है, तो ये था रूसो के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल। रूसो की बुक्स के ऊपर भी हम जल्दी से आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आपकी वीडियो से मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जो क्या है वो क्या कहें
जो क्या है हेल्प हो रही है, तो जरूर से हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए आप मेरे, फिर लाइव पढ़ेंगे। ठीक है, लाइव पढ़ेंगे तब क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। ठीक है जी, जा सकता है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नागरिक समाज का अर्थ क्या है, यानी कि सिविल सोसाइटी। आजकल तो क्या है, बहुत ट्रेंडिंग में है कंसेप्ट। क्या है सिविल सोसाइटी? देखिए, नागरिक समाज क्या है, राज्य से तो कोई मतलब नहीं है इसका, सेना भी इसके अंदर नहीं है, संसद भी नहीं है, तो सिविल सोसाइटी क्या है? नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब समझते हैं कि क्या है ये सिविल सोसाइटी। देखिए, समाज के अंदर या हम बात कहें राज्य के नीचे ऐसी संस्थाएं जो ना तो क्या कहें बिजनेस माइंड से और ना जो क्या कहें पॉलिटिकल माइंड से, यानी कि राज्य के अलावा जो भी कुछ बच गया है ना, वो संस्थाएं जो जो क्या है वो कोई भी क्या कहें लाभकारी उद्देश्य नहीं रखती, प्लस राज्य से उनका लेना देना नहीं है, राज्य से संबंध नहीं, वो सारी क्या है? सिविल सोसाइटी। यानी कि बिजनेस और गवर्नमेंट, ठीक है, मार्केट और गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी जो भी बॉडी बच गई सोसाइटी के अंदर, वो क्या आ जाएगी? सिविल सोसाइटी के अंदर काउंट की जाएगी। उसको बोलेंगे नागरिक समाज। इसके अंदर ही एनजीओ आ जाएंगे, इसके अंदर ही आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप आ जाएंगे, इसके अंदर ही वॉलेंट्री आपकी एसोसिएशन आ जाएंगी, इसी के अंदर तो क्या समाज सेवी आ जाएंगे, इसी के अंदर आपका ट्रस्ट आ जाएंगे, इसी के अंदर चैरिटी आ जाएंगी, इसी के अंदर दुनिया भर के आपके एनजीओ आ जाएंगे जो दूसरों के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, और ये सिविल सोसाइटी ही जो क्या है वो जड़ है पूंजीवादी राज्य को बनाए रखने की। और सबसे पहले ये बात किसने कही? द प्रिजनर नोटबुक के लेखक एंटोनियो ग्राम्सी की। एंटोनियो ग्राम्सी ने नागरिक समाज के ऊपर आज तक का सबसे ज्यादा वैज्ञानिक विश्लेषण, ठीक है, यानी कि सच्चाई को परत दर परत उजागर करने का जो काम है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने किया है। और उसने पाया कि यही जड़ है कि आज तक उदारवादी राज्य उखड़ नहीं पाया है, और मार्क्स की भविष्यवाणी मार्क्स की जो भविष्यवाणी है वो सच नहीं हुई है। क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूंजीवाद अपने चरम पे होगा तो अपने आप क्रांति हो जाएगी। तो क्रांति तो हुई नहीं जी। आज भी हम एक उदारवादी जो क्या वो एरा के अंदर जी रहे हैं, और सोशलिज्म और मार्क्सिज्म तो पुरानी बात हो गई। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था कि भैया, क्योंकि राज्य को बैक सपोर्ट देने के लिए ये सिविल सोसाइटी नागरिक समाज खड़ा है, इसी वजह से क्या है आज तक भी मार्क्स की भविष्यवाणी सच नहीं हो पाई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये पॉलिटिकल थ्योरी का, सिविल सोसाइटी। कहीं कभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शक्तियों का पृथक्करण, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि एक हमारे विचारक हुए थे क्या? सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी देने वाले मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। ये है क्या? शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, एक ही अंग के ऊपर सारी शक्ति को हम केंद्रित कर देंगे तो अंग क्या हो जाएगा? तानाशाही करने लगेगा, अधिनायक हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा, लोगों की जो क्या है वो लिबर्टी, लोगों की फ्रीडम खत्म हो जाएगी, राइट खत्म हो जाएंगे। इसीलिए शासन को स्मूथली चलाने के लिए सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू हमारे महोदय आगे आते हैं। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। ठीक है, और एक हमारे वाल्टेयर महोदय भी हैं, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। इन तीनों विचारकों का नाम हम 9वीं क्लास की हिस्ट्री में पढ़ते हैं सबसे पहले। कब? जब आपकी फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हैं तब। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया? मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर, और क्या कहा कि 3 अंग होने चाहिए सरकार के, लेजिस्लेटिव और हमारा एग्जीक्यूटिव और हमारा जुडिशरी, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और इन तीनों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, और तीनों एक दूसरे के जो क्या है वो एरिया के अंदर, जुडिस्डिक्शन के अंदर हस्तक्षेप न करे, और सबको फ्रीली काम करने दिया जाए। इसी को हम क्या बोलेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर। और आज अमेरिका की शासन व्यवस्था की जो जड़ है, जो आधार है, वो यही सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है। यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में ये थ्योरी अक्सर हमको बेस के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, और एक आपको कमाल की बात बताऊं मैं,
मॉन्टेस्क्यू ने जो आपकी थ्योरी दी थी ये ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रेरित होकर दी थी। हालांकि वो अलग बात है कि खुद ब्रिटेन के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है और कहीं सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जी, ठीक है, लेकिन इसने ब्रिटेन से प्रेरित होकर ही ये थ्योरी दी थी और बाद में अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने मॉन्टेस्क्यू के इस विचार को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सुन के आपको मजा आ जाएगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। चेक एंड बैलेंस इंडिया में ये चलता है और ये जरूरी भी है। देखिए चेक एंड बैलेंस का मूल उद्देश्य है, इसको बोलेंगे चेक एंड बैलेंस को हम क्या कि नियंत्रण का, या हम कहेंगे नियंत्रण का और एक किस्म से जवाबदेही का, जिम्मेदारी का सिद्धांत। तो चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि तीनों अंग एक दूसरे को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि कहीं एक अंग ज्यादा पावरफुल तो नहीं हो गया है, या एक अंग के अंदर शक्तियों का केंद्रीकरण तो नहीं हो गया है, या एक अंग के ऊपर ओवरबर्डन तो नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो जो है हमारी शक्ति नियंत्रण के काम आती है ना, पावर कंट्रोल के काम आती है, और तीनों अंग टाइम टू टाइम इस पावर को यूज करते रहते हैं। भारत के अंदर देख लीजिए आप, जैसे आपका न्यायपालिका है, फ्री है, आर्टिकल 50 बात करता है कि विधान पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एक दूसरे से फ्री रहेंगी, लेकिन वहीं पे जब महाभियोग चलाने की बारी हो तो क्या है, वो सारा कहाँ आएगा, देश की संसद में महाभियोग चलेगा, किसके खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ। ठीक है, अगर हम बात करें मंत्रिमंडल की तो किस पे डिपेंड है, लोकसभा पे, उसको हम क्या बोलेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि आपका कलेक्टिव प्रिंसिपल थ्योरी, ठीक है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, आप देख लीजिए मंत्रिमंडल अगर खत्म हो गया, ठीक है, तो वो सरकार भी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, वही मंत्री बनते हैं, और मंत्री घूम फिर के कहाँ आएंगे, लोकसभा में विश्वास लेने के लिए। ठीक है, समझ गए, यानी कि उनको बहुमत बनी रहे। तो इंडिया के अंदर तीनों अंग एक दूसरे को टाइम टू टाइम चेक एंड बैलेंस उनका बनाते रहते हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान बहुत अच्छा उदाहरण है, उम्दा उदाहरण है चेक एंड बैलेंस थ्योरी का। ठीक है जी, और डेफिनेटली ये शक्ति नियंत्रण के कंट्रोल या शक्ति नियंत्रण या पावर कंट्रोल के काम ये थ्योरी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ये जो हमारी तो क्या है, वो क्या है, एक बहुत अच्छी सुविधा है, भारत ने तो पहली बार में दे दी एक झटके के अंदर 1950 में, जहां दुनिया के देशों को बहुत टाइम लग गया। जैसे हम बात करें 1920, 1928, 1970, ठीक है, ये वो डेट है जहां पे यूरोप के बहुत सारे जाने माने देशों ने, डेवलप कंट्री ने अपने यहाँ पे वोटिंग राइट दिए, किसको, महिलाओं को, विमेंस को। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूएसए, अगर हम बात करें ब्रिटेन, और अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड, ये वो डेट है जब इन देशों ने महिलाओं को मताधिकार दिए अपने यहाँ। लेकिन भारत ने पहले ही चुनाव में 1950 के अंदर बनाया चुनाव आयोग, और 51-52 में करवाए इलेक्शन, और पहले ही बार में दे दिए क्या, सबको मताधिकार। जो भी जी 21 साल का है वो क्या कर सकता है, मत दे सकता है। अभी 21 से 18 कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस वीडियो को नीचे जरूर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय, जन्म स्थान के भेदभाव की। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो क्या है क्वेश्चन नंबर 19, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी लोकतंत्र में जुड़ी है किससे, तो क्या है, ये जुड़ी है हमारी सरकार के प्रति जिम्मेदारी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है एक्सप्लेन करने की जैसा, और ये भी हमारा है कि PYQ है PTET का। ठीक है, जो कि आने वाला है। अगर ऑडियंस जुड़ती है हमसे PTET की, तो जरूर PTET के ऊपर भी मैराथन लेके आएंगे। ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का क्या अर्थ है, बताइए जी। हम कई बार बोलते हैं कि इस जो क्या है वो जॉब के अंदर, इंटरव्यू के अंदर क्या नहीं है मैडम, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता। तो इसका मतलब क्या है, खुला शासन, कोई भी आए, है ना, मेरिट बेस जिसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे पारदर्शिता। तो आगे चलते हैं। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह किसको कहते हैं, रेफरेंडम किसको कहते हैं। देखिए ये टूल हैं, टूल्स हैं किसके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि प्रत्यक्ष
लोकतंत्र के, जो कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम दुनिया के एक ही देश स्विट्जरलैंड के 26 कैंटनों में लागू है। ठीक है, तो जनमत संग्रह क्या है? तो देखिए, जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जब जनता किसी भी मुद्दे के ऊपर खुद वोट डालती है या वहां की जनता से पूछते हैं, वहां की पॉपुलेशन से पूछते हैं कि बताइए जी, सरकार ये बिल लेके आई है, क्या आप इस पे सहमत हैं या सहमत नहीं है? ठीक है, तो वोटिंग होती है, ओपन वोटिंग इसको बोलते हैं। इसको बोलेंगे जनमत संग्रह, यानी कि लोगों को जन को संग्रह करके उनका मत लेना या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू या उनकी राय जानना। ठीक है, इसको बोलेंगे जनमत संग्रह। और जनमत संग्रह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हथियार है। इसके अलावा एक हमारे पास रिकॉल भी है। रिकॉल का मतलब होता है कि 5 साल के लिए हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेज दिया, अब वो सही काम नहीं कर रहा है, अपनी जो क्या चोड़ में आ गया, तो क्या है, वहां की जनता उसको फटाक से पीछे बुला लेगी। आइए जी, हमने आपको जिस काम के लिए भेजा था वो तो आप कर ही नहीं रहे, तो आपका इस पद पर बने रहने का कोई भी क्या नहीं, अधिकार नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? आपका रिकॉल। रिकॉल के साथ एक हमारा आता है इनिशिएटिव। यानी कि पहल, जहां पे जनता या वहां के लोग पीपल खुद पहल करते हैं सरकार के समक्ष कोई भी कानून बनाने की। एक होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, जो होता तो जनमत संग्रह जैसा है, लेकिन जहां पे जनमत संग्रह कई बार नहीं होता बाध्यकारी, लेकिन प्लेबिसाइट बाध्यकारी होता है। देखिए, रिकॉल का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि को हटाना। अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो कोई आपको हक नहीं है उस पद पर बने रहने का। ठीक है जी, और ये स्विट्जरलैंड के अंदर ही है भैया। हमारे यहाँ पे ऐसा हो जाए तो संसद और जो क्या है विधानसभाएं खाली हो जाएंगी। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्कृति का आधार है क्या है? बताइए जी। लोकतांत्रिक संस्कृति का अधिकार है सहिष्णुता, सम्मान, संवाद, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही चीजें जब मिलेंगी तब क्या बनेगी? आपकी डेमोक्रेटिक कल्चर। देखिए, आपका जो क्या है वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर काफी चीजें हैं। आपका क्या कहेंगे? पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर, है ना? तो आपकी अप्रोच, तो वहां से क्वेश्चन उठ के आया है सीधा। तो लोकतांत्रिक संस्कृति यानी कि आपका पॉलिटिकल कल्चर क्या है? जब लोग टॉलरेंस भी हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हो, जो कि आजकल बिल्कुल खत्म हो गया है। और उसके बाद रिस्पेक्ट, ये भी तो क्या है वो चली गई, समझ लो। डायलॉग्स है, संवाद हो, ये बहुत जरूरी चीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसके बाद अभिव्यक्ति की आजादी, है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर है जी। आपको क्या 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे, है ना? ठीक है, आपको क्या बनाने की क्या क्या बोलते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी के अंदर है, उम्मीदवार की जानकारी लेना भी इसी के अंदर है, और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी इसी के अंदर है। और आपकी 6 प्रकार की आपको क्या मिली हुई है स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 के अंदर ABCDE करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति की आज़ादी कहाँ किस भाग में है? तो डेफिनेटली भारत के मौलिक अधिकारों के अंदर, जो भारत का क्या है भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल हमारा क्या 12 से लेके 35। ठीक है, और इसके अंदर इसको हम क्या बोलेंगे? मैग्ना कार्टा, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं जी? भाग 3 को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्या राजनीतिक वैधता, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है? ठीक है, देखिए, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है? इसका अर्थ है कि जब जो क्या है वो जनता ने आपको स्वीकार कर लिया है। ठीक है, बलपूर्वक नहीं जी, सैन्य नियंत्रण नहीं, तानाशाही बिल्कुल नहीं। तो आपका एक विचारक हुए हैं हैबरमास, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। हैबरमास हमारे एक विचारक हुए हैं, और हैबरमास जी का आइडिया है क्या कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी क्या है? तो हैबरमास जी कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं के अंदर लोगों का जो क्या है धीरे धीरे सरकार के ऊपर से भरोसा उठ रहा है, और उसी कंसेप्ट को हम जानते हैं हमारा क्या वैधता का संकट, यानी कि लेजिटिमेसी क्राइसिस के रूप में। और ये हैबरमास कौन है? एक हमारा नव मार्क्सवादी स्कूल है जिसको हम बोलेंगे फ्रैंकफर्ट स्कूल, उसके विचारक हैं। ठीक है, जुगेन हैबरमास। तो यहां से इतना हमने कर लिया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपको अलग से निकाले हैं PYQ से अलग। ठीक है, और डेवलपमेंट एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि इनसे मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रही थी। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है बट
कोई नहीं, जो क्या है 2-4 मिनट और हम रुकेंगे और सारे डिटेल देख के जाएंगे, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट एज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन की किताब है और यहाँ पे वो बात करेंगे कि विकास ऐसा हो, यानी कि लिबर्टी ऐसी हो जिसके अंदर व्यक्ति का विकास भी हो, यानी कि व्यक्ति की लिबर्टी और विकास दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उसके बाद पूंजीवाद की वैधता का संकट अवधारणा किस विचार से जुड़ी है? जुगेन हेबरमास, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए, एक्चुअल में हेबरमास कहते हैं कि एक तरफ तो जहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्थाएं बात करती हैं मार्केट इकोनॉमी की, लाभ कमाने की, फायदे की, और दूसरी तरफ ये कहती हैं क्या आपकी लिबरल गवर्नमेंट या पूंजीवादी व्यवस्थाएं कि वो क्या कर रही हैं? सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई का काम कर रही हैं, वेलफेयर कर रही हैं, ठीक है, कल्याणकारी राज्य को लेके आ रही हैं। तो हेबरमास कह रहा है दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट हैं। पूंजी कमाना या पूंजीगत लाभ और दूसरा सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण यानी कि दोनों चीजें हैं एक दूसरे के हमको विरोधी खड़ी दिखाई देती हैं, ठीक है। सामाजिक कल्याण कर लो या तो आप, या फिर आप अपना लाभ कमा लो, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था लोगों की आंखों में धूल झोंकती है और ये कहती है कि हम तो दोनों काम साथ में कर रहे हैं। दोनों काम साथ में कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, समझ गए। तो हेबरमास जी के विचार हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? पूंजीवाद की वैधता का संकट, यानी कि आपका क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। और हेबरमास का ही एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है आइडल स्पीच कंडीशन या फिर कम्युनिकेटिव एक्शन, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम, या जुगेन हेबरमास, एरिक फ्रोम भी आपके मार्क्सवादी विचारक हैं, और कार्ल मार्क्स भी और एंगेल्स भी। डेविड हेल्ड ने 1987 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी में कितने मॉडल दिए डेमोक्रेसी के? और इसका आंसर हो जाएगा 6। और ये मैं आपको लोकतंत्र वाली वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ, तो वीडियो आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी। और ये क्वेश्चन में मैंने आपको करवा दिया, विकासात्मक लोकतंत्र के मुख्य प्रतिपादक हमारे क्या हैं? जे.एस. मिल। जे.एस. मिल को हम बोलेंगे क्या? विकासात्मक लोकतंत्र का प्रतिपादक, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम, सहभागी लोकतंत्र। देखिए, रूसो, मैकफरसन, कैरोल पेटमैन, जॉन रोल्स, ठीक है, और हमारा क्या बोलेंगे रॉबर्ट कोहेन, ये सारे क्या हैं? आपका आइरिस मैरियम यंग, सारे क्या हैं? ये हमारे क्या कहें तो आपका जो सहभागी लोकतंत्र है उसके समर्थक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आदर्श भाषण जो है हमारा हेबरमास से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमने कर लिया है। हंटिंगटन की बुक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेटाइजेशन इन द चेंजिंग, एक सेकेंड, हंटिंगटन ने अपनी किस पुस्तक के अंदर लोकतंत्र की लहरों के बारे में बात की है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, द लास्ट 20th सेंचुरी, ये पूरा नाम है बुक का, ठीक है। द थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, द जो क्या है वो 20th सेंचुरी, ठीक है। तो आज की इस जो क्या है वो पीडीएफ के अंदर हमने डेमोक्रेसी के सारे इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो देख लिए हैं। और अगर आप एस्टेट 2026 या किसी भी टेट एग्जाम को लेके कोई भी गाइडेंस चाहते हैं मेरे से, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो आप मेरे से बेझिझक इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी आईडी है पॉलिटी विद अनुराधा मैम, अनुराधा मैम, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और मेरे और भी जो क्या है वो करीब आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जरूर से आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ तक आ गए हैं तो, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवा दीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आपके साथ लाइव, ठीक है जी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे ऐसी ही किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज के अंदर, ठीक है जी।